नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि इस सीरीज में अपन मिलते आ रहे हैं और सबको गुड मॉर्निंग सुप्रभात। ठीक है। जैसा कि इस डेली करंट अफेयर से संबंधित जो मुद्दे या फिर जो न्यूज रहती है, जो सूचकांक रहते हैं, उसके बारे में अपन ना चर्चा करते हैं और इनसे संबंधित आने वाले एग्जाम से संबंधित आपको जो सवाल जरूर मिलने वाले हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज मैं आपके छठी क्लास के रूप में करंट अफेयर का जो मैटर लेके आया हूँ या फिर जो खबरें लेके आया हूँ, वो कुल मिला के 4 है। और 4 से संबंधित जो जानकारी है इसके अंदर जो वो आपकी काफी अच्छी होगी। ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी न्यूज को बताना शुरू कर रहा हूँ। जो इससे पहले जो आप न्यूज पढ़ रहे हो उससे संबंधित जो भी क्लास है उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो। ठीक है। और रिवीजन करते रहो। मैं आगे रिवीजन लेके आऊंगा एक संडे के बाद में क्लास, जिसमें आपको ये करंट अफेयर से संबंधित भी पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है। अब जो पहले करंट अफेयर से रिलेटेड पहली खबर है, हिनरिच आईएमडी एक विशेष प्रकार का एक सूचकांक है। अपन 2 दिन से सूचकांकों पे विशेष तौर पे बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रूप में। ठीक है। कैसे बात है। और इसके बाद में कल मैंने ढेर सारे आपको उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो थे, जैसे एसडीजी के रूप में, इनोवेशन के रूप में, करप्शन के रूप में बहुत सारे इंडेक्स थे। उसमें 2025 में भारत की कौन सी स्थिति थी उसके बारे में बताया। तो आज भी अपनी एक न्यूज के रूप में सतत व्यापार सूचकांक 2025 जो एक जारी हुआ है, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके। ठीक है। ये और इसके बाद जो दूसरा स्थान है न्यूजीलैंड। ठीक है। न्यूजीलैंड, ये 2 देश है जो प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा कि भारत ने इस सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो 23वां स्थान हासिल किया है 33.2 पॉइंट्स के साथ। मतलब इसमें कुछ रैंकिंग दी जाती है, जैसे मतलब वो ये आर्थिक कैसा है, सामाजिक विकास कैसा है, या पर्यावरण को संरक्षण को मतलब सहयोग देखकर सतत पोषणीय विकास है या फिर कुछ अलग है। ठीक है। तो सतत यहाँ पे पोषणीय और विकास लिखना था या फिर उद्देश्य लिख सकते हो। ठीक है आपको। ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्हीं उद्देश्यों को मिलाकर एक पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें भारत ने 33.2% पॉइंट के साथ 23वां स्थान हासिल किया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए एसडीजी क्या है, एसडी से संबंधित कितने उद्देश्य होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के सतत पोषणीय विकास के रूप में कुल 17 प्रकार के उद्देश्य हैं। इन विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है, जिसमें से गरीबी, स्वास्थ्य वगैरह कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ विकास को वरीयता दी जाती है। सामान्यतः सतत पोषणीय मतलब एक निरंतर रूप से विकास को जो वरीयता दी जाती है उसे सतत पोषणीय विकास के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही ये आपकी मैंने खबर बताई, इससे संबंधित आपको ज्यादा कुछ नहीं, यह ध्यान रखना है इस सूचकांक के तहत भारत ने जो 23वां स्थान हासिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में आपको कथन के रूप में या फिर ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण का संरक्षण, मतलब ये सारी स्थिति को साथ में देखकर फिर सतत पोषणीय विकास का कुछ आंकड़ा दिया जाता है। इसी के तहत ये रैंकिंग या पॉइंट्स दिए जाते हैं। फिर अपन के जो दूसरी न्यूज के रूप में है, भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक। मतलब एक मध्य एशियाई समूह से संबंधित कुछ देश है, वो अपनी एक सुरक्षा या परिषद के रूप में एक बैठक आयोजित करते हैं। तो इस दौरान जो 2025 की जो बैठक हुई है, 2025 की बैठक हुई है, वो एक राजधानी है बिश्केक, जो कि है किर्गिस्तान की राजधानी। यहाँ पर ये इस बैठक का आयोजन होगा या होने वाला है। ठीक है। आयोजन होगा। ठीक है। किस कहाँ, बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी के रूप में। फिर इस बैठक के अंदर भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है। तो अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सलाहकार के रूप में माने जाते हैं अजीत डोभाल। ठीक है। राष्ट्रीय सिक्योरिटी मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में। ओके। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत और मध्य एशिया के संबंधित एक सुरक्षा की बैठक हुई है। इस सुरक्षा से संबंधित मध्य एशिया, तो मुख्य रूप से मध्य एशिया से संबंधित कुछ देश है, जैसे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, फिर किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इन देशों की मैंने राजधानी आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कजाकिस्तान, इसकी राजधानी है अस्थाना, ठीक है। फिर इसके बाद में है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। इसके बाद में है तुर्कमेनिस्तान, जिसकी है अश्वागाबाद, ठीक है। और इसके बाद जहां इस परिषद की जो बैठक हुई है उसका नाम है बिश्केक, मतलब किर्गिस्तान की राजधानी। फिर है तजाकिस्तान, जो है उसकी राजधानी दुशांबे। क्या है? दुशांबे, ठीक है। फिर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, मतलब ऐसा देश जिसका स्थल बहुत ही बड़ा हो और चारों तरफ से जो देश है वो सारे के सारे स्थल होने चाहिए, मतलब जल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जो विशाल जनसंख्या के तहत या फिर सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है, उस देश का नाम है कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान। फिर अपने हिस्ट्री से रिलेटेड अपन एक सवाल लेते हैं, जैसे ताशकंद। क्या है? ताशकंद। तो आप सबको पता होना चाहिए ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। तो भारत के इतिहास के कालक्रम के अनुसार और स्वतंत्रता आंदोलन के तहत एक ताशकंद समझौता होता है। क्या होता है? ताशकंद समझौता। तो ये ताशकंद समझौता है, ये किसके मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत जो इस समझौते के तहत भारत की ओर कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो कि ताशकंद समझौते, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन कहो या इतिहास के क्रम में ताशकंद समझौता होता है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के मतलब मद्देनजर होता है। ये स्थल अवरुद्ध देश। और ठीक है, इसके अलावा अगर भारत से रिलेटेड आप देखो तो कौन कौन से स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये भूटान वगैरह छोटे छोटे देश है ना, कि भारत के रूप में एक बफर स्टेट के रूप में या स्थल अवरुद्ध के रूप में माने जाते हैं। भूटान, नेपाल वगैरह। ओके, ये छोटे देश है। नेपाल के अंदर अभी वर्तमान में क्या स्थितियां चल रही थी हाल फिलहाल में, आपको काफी पता होगा। केपी शर्मा ओली त्याग पत्र देते हैं। फिर एक सुशीला कार्की नाम की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पद धारण करते हैं। तो ये भारत के पड़ोसी देश है, इनसे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। इन पड़ोसी देशों में किस प्रकार के हालात वर्तमान में हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपने देखा होगा बांग्लादेश से संबंधित शेख हसीना, उन्होंने भी कुछ ऐसा करके मतलब इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो वहां पर भी अभी सेना का शासन चल रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये सारे भारत के एक पड़ोसी देश है। फिर इसके बाद जो मैं खबर लेके आया हूँ, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना, जिसका नाम है सीता, SITAA, ठीक है, SITAA मतलब सीता। नवाचार के रूप में प्रौद्योगिकी मतलब इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोऑपरेशन स्कीम, ठीक है। तो ये मतलब एक योजना है। तो ये योजना कौन लेके आया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए UIDAI। आखिर ये UIDAI क्या होता है? वैसा तो आप सबको पता होना चाहिए, आम आदमी का अधिकार के रूप में, मतलब आपने आधार के रूप में एक देखा होगा, एक विशेष प्रकार की ऑथोरिटी के रूप में नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो ये जो आधार से संबंधित जो संस्था है उसी का नाम है UIDAI। तो आपको ये UIDAI का जो फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अब यहाँ आइए, कौन सी योजना शुरू की है? सीता, ठीक है। तो इसका जो आपको फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार। मतलब आधार के साथ एक इनोवेशन किया जाएगा, मतलब नवाचार किया जाएगा, और कुछ प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधार कार्ड को और ज्यादा उसमें इनोवेशन नवाचार किया जाएगा। फिर पूछे कि ये सीता का उद्देश्य क्या है योजना लाने का? तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है आधार जो आईडी के रूप में, आईडी कार्ड के रूप में है, उसके अंदर नवाचार या तकनीकी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, तकनीकी को बढ़ावा देना। फिर UIDAI की स्थापना, मतलब ये जो एक विशेष प्रकार की जो प्राधिकरण है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत मानी जाती है? तो एक भारत के अंदर एक अधिनियम आता है, आधार अधिनियम 2016, ठीक है। वैसे इसकी स्थापना 2009 में हो जाती है, किसमें? 2009 में। लेकिन
अधिनियम पूछा जाए तो आपको पता रखना है आधार अधिनियम 2016 के तहत यूआईडीएआई की स्थापना हुई, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना हुई। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है आपने आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर अंकों की संख्या कितनी है, तो आधार नंबर में अंक कुल कितने होते हैं, तो 12 अंक होते हैं। ओके, आधार। अब एक पॉलिटी से संबंधित बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है आधार से संबंधित कि आधार से संबंधित सबसे चर्चित जो केस था उसका नाम है पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस जो है वो आधार से संबंधित है, मतलब इस केस के अंदर ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा कि आधार होता है वो निजता का अधिकार है, अगर अपन आधार से संबंधित अपनी जानकारियों को निजी रूप से गुप्त रख सकते हैं, मतलब ये एक निजता का अधिकार है, अपने स्वयं का अधिकार है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये निजता का अधिकार है वो अपने भारतीय संविधान के किस प्रकार के अधिकारों के तहत निहित है, तो आपका पता होना चाहिए ये फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार। आपने देखा होगा भारत के अनुच्छेद का भाग 3, भारत के अनुच्छेद का भाग 3 और अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य 35 के मध्य मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, भाग 3, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें सबसे पहले अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा शुरू देते हैं, इसके बाद में अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित जानकारी होती है, फिर इसके अलावा अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य स्वतंत्रता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, मतलब इसी प्रकार के जो अधिकारों के रूप में ये सारे अधिकार होते हैं। तो कुल मूल संविधान के तहत जो अधिकार थे इसमें एक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार, तो उस संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद अनुच्छेद 300 क में ऐड कर दिया है एक कानूनी अधिकार के रूप में। तो इतना सब कुछ आपको एक इसके बारे में पता होना चाहिए। और निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी के आधार से संबंधित मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में ये केस से संबंधित निजता का अधिकार अंतर्निहित है, ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 21 बहुत ज्यादा विस्तृत है, जिसमें जीने की स्वतंत्रता, अपने मनपसंद साथी के साथ विवाह करने की स्वतंत्रता वगैरह ऐसे बहुत से जो अधिकार है वो इसी अनुच्छेद के तहत निहित है। इसके बाद में एक चौथी खबर के रूप में है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025। तो आपको पता होना चाहिए ये किस दिन डे होता है, गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना, 17 अक्टूबर मतलब बीते ही दिन मनाया गया कौन सा दिवस, 17 अक्टूबर। तो अपन ने 15 अक्टूबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया था, सभी कमेंट में बताएंगे न्यूज के हिसाब से। डेली रूटीन में अपन ने पढ़ा है ना, तो वो कौन से भारत के जो थे उनकी शख्सियत के रूप में एक उनका बर्थडे मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में, या फिर तो उनका नाम आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का जो 17 अक्टूबर को किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों का सम्मान बनाए रखना, फिर सम्मान के साथ व्यापार और समावेशी विकास को, सभी का समान रूप से विकास करना। ओके, फिर सतत पोषणीय विकास के 17 उद्देश्यों में गरीबी बिल्कुल शामिल है, मतलब मैंने अभी आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत पोषणीय उद्देश्य कहो या विकास कहो, इससे संबंधित मैंने अभी बताया 17 उद्देश्य होते हैं। तो इसमें से गरीबी एक महत्वपूर्ण या स्वास्थ्य संबंधित होते हैं, उसमें से अपन ने कौन सा डे सेलिब्रेट किया है, गरीबी उन्मूलन दिवस, तो इसमें गरीबी अंतर्निहित है। फिर आपको ये बताना होना चाहिए एक गरीबी से संबंधित एक दुष्चक्र से संबंधित, मतलब एक बड़ा अच्छा एक आप कहो कि सिद्धांत के रूप में दिया था गरीबी का दुष्चक्र, किसने दिया, तो एक अच्छे वेता के रूप में माने जाते हैं नरक से। तो ये गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है, गरीबी का दुष्चक्र का मतलब होता है जब बाप अपनी छोटी एज में पढ़ नहीं पाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है, फिर उसके बच्चे होते हैं
तो इसी तरह मतलब गरीबी का चक्र ऐसे चलता रहता है, वो कभी भी इस गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाते। तो ऐसा कुछ होता है गरीबी का दुष्चक्र, जो किसने दिया था? नरकसे ने। अब इसके बाद में भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए या गरीबी का पैमाना निर्धारित करने के लिए 3 प्रकार की गरीबी से संबंधित एक कमेटियाँ थी, एक समितियाँ थी। तो उनके बारे में अभी हाल ही के एग्ज़ाम में यही सवाल पूछा गया और पूछा गया कि निम्न में से कौन सी गरीबी से संबंधित कमेटी नहीं है। तो सबसे पहले है दांडेकर रथ कमेटी, फिर है सुरेश तेंदुलकर समिति, फिर है रंगराजन समिति। तो इसी से संबंधित पिछले परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, ठीक है। पिछली परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो है समितियां, इनमें से कौन सी समिति है जो गरीबी से संबंधित नहीं है। तो पिछली परीक्षा में पूछा गया सवाल, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, पूछा गया प्रश्न। तो इसी प्रकार ये मैंने आज आपको इतनी जानकारी दी। मेरे हिसाब से ये जो मैंने जानकारी दी है, साथ साथ में स्ट्रेटेजी के कुछ मैंने पहलुओं को साथ में लेके इसको बढ़ाया है। तो मेरे हिसाब से ये क्लास आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। जुड़े रहिए, संयमित होके और नियमित रूप से इस क्लास को देखते रहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को वगैरह को ये हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करवा के लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपके सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, आपको सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। चलो ठीक है, हाँ सभी खुश हो, आनंद में हो, ठीक है, रखो। आज का बात यही समाप्त।